जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू एमजे अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के इतिहास के 5 क्वेश्चन को समझेंगे जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इस 5 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए ताकि इस 5 क्वेश्चन में से कोई भी अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आए तो आप उससे वो क्वेश्चन छूट न सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 परीक्षा के लिए। ये लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? उपनिवेशवाद क्या था, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? उपनिवेशवाद के बारे में तो उपनिवेशवाद किसी शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशों द्वारा, किसी शक्तिशाली देश, जैसे आप मान सकते हैं थोड़ा देर के लिए आप अमेरिका, रूस, जापान, ये सब को मान सकते हैं, शक्तिशाली देशों द्वारा किसी दूसरे कमजोर देशों पर, छोटा सा देश हो जैसे वेटिकन सिटी हो गया, बहुत सारा नेपाल हो गए, पाकिस्तान हो गए, तो उन छोटे से देशों पर अधिकार कर उसकी सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक एवं उसके शासन प्रबंध पर नियंत्रण कर लेने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। मान लीजिए सीधा सरल भाषा में अगर कहे तो कोई शक्तिशाली या महल वाले, समझ सकते हैं आप, हिंदी में पढ़ाए होंगे हम आपको, वहां पे महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, तो वहां आप समझ सकते हैं एक महल है और एक झोपड़ी है, तो आप समझ सकते हैं महल शक्तिशाली होगा या झोपड़ी शक्तिशाली होगा। तो यहाँ पे दोनों उदाहरण आप प्रवेश कर सकते हैं कि शक्तिशाली देश अगर किसी कमजोर वर्ग के, कमजोर दब के लोग के ऊपर शासन करता है तो उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कह सकते हैं, क्योंकि उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं उसके शासन प्रबंध पर नियंत्रण, मतलब देख रेख, नियंत्रण का मतलब क्या होता है? देख रेख की प्रक्रिया को, देख रेख करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर है क्या, इसकी क्या आवश्यकता थी और ये वर्तमान में कैसे काम कर रही है? इन सभी प्रश्नों को हम लोग समझेंगे इसी क्वेश्चन में 2 नंबर में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था पूछेगा आपसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो केवी हेडगेवार ने की। कब की? तो 1925 ईस्वी में की। ये नागपुर में की गई थी। कहां पे संस्था की गई थी? तो नागपुर में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मान लीजिए ये संघ बन गया। कौन सा संघ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया। आप समूह के माध्यम से समझ सकिए, कोई समूह बन गया। अब उसका काम क्या है? समूह करता क्या है? लोग कोई भी एक संस्था खुलता है, चाहे कोई भी एक बड़ी कंपनी खुलती है, तो आखिर उस कंपनी के क्या उद्देश्य होते हैं? आखिर वो कंपनी हमारे जो देश में चल रही है या हमारे राज्य में चल रही है, तो वहां की लोगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खोली जा रही है संस्था। तो ये इस सभी संस्था के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको समझिए। इसका मुख्य उद्देश्य था युवकों का चारित्रिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बना करके सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था। मतलब आप समझ सकते हो, युवाओं को, देश के जितने भी या राज्य के युवा जितने भी थे, उनको एक सशक्त, मतलब सेना की तरह रूप में तैयार किया जाता था इस संस्था के माध्यम से। किस संस्था के माध्यम से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का अर्थ समझ गए? स्वयं, आप अपने स्वयं, मतलब अपने स्वयं सेवक, मतलब अपने आप सेवक है। किसके? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक है। तो उनको चारित्रिक, मतलब चारित्र के प्रति, अब किसी को गलत नहीं सकते। अब मान लीजिए सेना है, भारत देश की जो सेना है या अन्य देश की जो सेना है, अगर उनको खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल होगा। तो सबसे पहले स्वयं, मतलब अपने आप पर इतना मजबूती से पकड़ बनाना चाहिए ताकि वो कहीं भटक न सके। सेना है, देश का पूरे जिम्मेवारी जो होती है सेना के ऊपर होती है। अगर वही भटक जाएंगे तो देश भटक जाएगा। तो मजबूत बनाकर सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया। सशक्त राष्ट्र का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सेना, वो इतना सशक्त नहीं रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उनको निर्माण करना था। इसने
हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया। किसने? ये स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया तथा हिंदू धर्म एवं समाज के पुनरुत्थान की नीति अपनाई। सामाजिक संगठन के रूप में यह संस्था आज भी कार्यरत है। जैसे आप समझ सकते हो, चाहे कह भी सकते हो बजरंग दल हो गए, बहुत सारे दल ऐसे हैं, भीमसेना है, ये सब युवाओं को प्रेरित करते हैं ताकि आप गलत के प्रति आवाज उठाओ, ताकि हमारे देश में कोई ऐसा गलत काम कोई भी व्यक्ति करने से डरे। आज ये सब संगठन एक वर्तमान रूप में कार्यरत है। आज इसी संगठन का देन है कि आज वो भी संगठन चल रहा है, वो भी दल चल रही है, वो भी पार्टियां चल रही है। तो ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के होने के बाद ये सब हुई है। आप 1925 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। तो ये सब इन्हीं के सिद्धांतों पर चलने वाले, इन्हीं के सिद्धांतों पर कार्य करने वाली संस्था सब है। अब हम लोग समझते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। उम्मीद है आप दूसरे नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब हुआ नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, मशीन बनाना, औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना। तो औद्योगिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके उत्पादन की पद्धति को बदल दिया। जिसने क्या कर दिया? उत्पादन की पद्धति को ही बदल दिया। अब आप एक ऐसा सिस्टम लेकर आइए, एक ऐसा ऐप लेकर आगे आइए कि बाकी सारे ऐप को या तो उसके समक्ष झुकना पड़े या उसे बंद कर दें। जैसे मान लीजिए हर साल हर साल क्या आप देखते होइएगा, हर साल बाइक एजेंसियां है, हीरो होंडा की कंपनी है, वो हर साल अपना आपको अपडेट करता है, एक नया स्कीम लॉन्च करता है, एक नया डिजाइन लॉन्च करता है। तो ये क्यों करता है? ताकि उसका मार्केट हमेशा बना रहे। अब एक ही काम आप हर साल कीजिएगा तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला। हर साल हर बार आपको अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कंपनी टिकी हुई रहेगी। तो ये औद्योगिकरण, जैसे मान लीजिए हमारे समाज में, भारत देश के गांवों में हर बैल से खेती हुआ करता था। आज से वही समझ लीजिए, आज भी होती है, कहीं कहीं भी आज भी होती है, लेकिन आज से कुछ दिनों पहले सारे जगह पे यही प्रथा थी। बैलों से खेती की जाती है, अन्य जानवर से भी खेती की जाती थी, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते थे बैल। लेकिन आज क्या हो गए? छोटे छोटे उद्योग लग गए, जिसके कारण औद्योगिक मशीनें आ गए। आज हमारे खेतों में मजदूर काम नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं। खेत में हर जोताना है तो ट्रैक्टर से जुताए जाते हैं। और भी सारे काम है जो इन औद्योगिकरण के बदौलत संभव हो पाया है। तो उत्पादन पद्धति को क्या कर दिया? ये बदल दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, उत्तरार्ध में मतलब बाद में से उत्पादन में नई तकनीक और मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ। 18वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ? नई तकनीकी से खेती करना। अब मान लीजिए जनसंख्या हमारे देश की इतनी तेजी से बढ़ रही है, उनको खाने के लिए प्रबंध नहीं किया जाएगा तो हमारे देश में भूखमरी आ जाएगी। तो उनके लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया गया ताकि फसलें अच्छी हो सके। फिर उसके बाद में हमारा देश मशीनों का व्यवहार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डिजिटल इंडिया, आज मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल समझ रहे हो कि डिजिटल आने से कितना देश की उन्नति होगी। तो इससे भी समझना बहुत जरूरी है। तो आरंभ हुआ 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव श्रम के स्थान पर। मानव श्रम का मतलब होता है जहां मानव काम करते थे, मनुष्य काम करते थे, वहां पर क्या काम करने लगा? मशीन उत्पादन काम करना शुरू कर दिया। आज हमारे देश में रोबोट भी हो गए हैं, लेकिन हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर घर में रोबोट तो है नहीं अभी कुछ दिन तक बाद, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हर एक घर में एक रोबोट हो जाएंगे। जिस तरह से आज आईफोन फोन देखने को मिल रहा है आपको, हर घर में 1 2 3 4 देखने को मिल रहा है, उसी समय से एक ऐसा समय आएगा जिसमें हर घर में एक रोबोट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आज हम कह रहे हैं, लेकिन आने वाले देखिएगा समय में 10 साल 20 साल 50 साल जो भी समय लगे, लेकिन आने वाले समय में हर घर में एक आपको रोबोट देखने को मिलेंगे। तो ये किसके बदौलत हो पाएगा? तो औद्योगिक क्रांति के बदौलत ये हो पाएंगे। तो मशीन उत्पादन का कार्य करने लगी है। उत्पादन के इस नई प्रक्रिया को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई? औद्योगिक आयोग की स्थापना, मान लीजिए औद्योगिक क्रांति तो आ गई हमारे देश में, आयोग की स्थापना, अब मान लीजिए कोई संस्था चल रही है तो कब से चल रही है, उस पर नियंत्रण कौन कौन करेगा, वो कब लागू हुआ, तो ये कब आए?
औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। उद्देश्य तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री चाहे किसी सामान का उत्पादन आप ज्यादा मात्रा में कर लिए, लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर, जिस तरह से आप अनाज उपजाते हो ना, जितना खाने के लिए अगर रख लिए, लेकिन ओवर होता तो क्या करते हो, बेच देते हो। तो व्यापार करना भी सीखना पड़ेगा। तो वही काम हुआ। अब मान लीजिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, फिर उसके बाद में बहुत सारा उत्पादन होने लगा, तो कहीं उसको निर्यात आयात करेंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी, नाम चलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक, आंसर देखिए इसका, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई थी। कब हुई थी, 1916 में हुई थी। भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जिससे सरकार सहायता दे सके। अब इसका मुख्य उद्देश्य यह था, क्या बोले हम आपको, पता लगाना है कहाँ पे कैसा व्यापार करना है, वित्त का साधन संबंधित है इससे, तो सरकार उसकी सहायता कर सके। मान लीजिए हम किसी बड़ी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सरकार हमें परमिशन नहीं देती है, अगर सरकार से चाहे हम बिना परमिशन लिए ही उस फैक्ट्री को लगा देते हैं, तो उस स्थिति में सरकार क्या कहेगी, आप हमें टैक्स दिए, हमसे पूछे, हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिए, आप इतना बिल्डिंग बनाना था, आप इतना कर दिए, यहाँ के एरिया खराब है, भूकंप रोधी है। तो ये सभी बातों का जवाब हमको देना पड़ेगा। सबसे लिए गवर्नमेंट से हमको क्या करना पड़ता है, उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई काम करना शुरू किया जाता है। तो आप इससे समझिए। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। ये 1925 में हालांकि आया, लेकिन 16 में इसकी नियुक्ति हो गई थी। मान लीजिए ताजमहल पहले दिमाग में बना था, बाद में आगरा में बना था, है ना। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि 1916 में तो इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, नए नए तकनीक को, नए नए इंजीनियरों को हायर करने के लिए वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि एक बैग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां ये सब फैक्ट्रियां खुल सके, जहां जमीन उपजाऊ है, वहां पे आप फैक्ट्री उद्योग धंधे लगा देंगे तो वहां तो उपज नहीं हो पाएगी, तो और भुखमरी आ जाएगी। इसीलिए एक ऐसे जगह की तलाश करना जहां पे खेती बाड़ी नहीं होती है, पहाड़ी इलाका हो तो वहां पे आप लगा सकते हैं। ऐसे ही पहाड़ में होता है क्या, ज्यादातर फसलें पहाड़ में, ऐसा नहीं कि फसल नहीं होती, होती है, लेकिन हाँ उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं होती है जितना समतल भूमि पर होती है। तो इसीलिए, और पहाड़ों पर तो हल जोतना भी मुश्किल होता है, लेकिन समतल भूमि पे ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए सहायता करती है कौन, सरकार सहायता करती है। उम्मीद है आप चौथा नंबर क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आगे भी हम आपको इसी तरह का वीडियो देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे छूट ना सके। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, सलम-पत्ती की शुरुआत कैसे हुई, अथवा सलम-पत्ती से आप क्या समझते हैं। सलम-पत्ती, सलम-पत्ती का अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। सलम-पत्ती की शुरुआत कैसे हुई और सलम-पत्ती से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत हुई तो क्यों हुई, कारण तो होगा ना कि सलम-पत्ती शुरुआत करने को, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उससे आपका क्या प्रॉफिट होने वाला है, समाज का क्या भला होना चाहिए, और समाज के आपका और समाज का हो जाए तो देश का क्या, अपने राज्य का क्या भला करिएगा, अपने जिले का क्या भला करिएगा उस काम के बदौलत। तो ये सब सोच समझ के किया जाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं सलम-पत्ती की शुरुआत कैसे हुई, अथवा सलम-पत्ती से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं, और सलम-पत्ती की शुरुआत हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग इसी में पढ़ेंगे, समझेंगे। छोटे और, आंसर समझिए, छोटे और गंदे, छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर। अस्वास्थ्यकर का मतलब देखिए, छोटा है, गंदा है, फिर उसके बाद में अस्वास्थ्यकर स्थानों में, स्थानों मतलब जगह पर, जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, जहां फैक्ट्री के मजदूर लोग निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों को, वैसे आवासीय स्थल मतलब वैसे रहने वाले स्थानों को सलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलम। सलम-पत्ती नहीं, वैसे स्थान को ओनली वन सलम कहा जाता है। तो सलम आप समझ गए। अब हम लोग सलम-पत्ती को समझते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे, तो उसमें काम, मान लीजिए अब ट्रक कोई खरीद लिया, अब चलाने वाला लूरे नहीं, चलाया कौन, तो इसीलिए बड़े बड़े जब फैक्ट्री उद्योग लग गए तो उसमें काम करने के लिए
बड़ी संख्या में गांवों से लोग मजदूर पहुंचने लगे कि हमें काम मिल जाए तो हमें काम मिल जाए तो हमें काम मिल जाए, है ना। कहीं भी कोई भी फैक्ट्री लगती है तो उसमें मजदूर जाते हैं, जान पहचान करते हैं, ताकि हमें उसमें आने वाला समय में नौकरी मिल सके। जो भी नौकरी हो, जितना भी मजदूर पहुंचे, गांव से बहुत लोग पहुंचने लगे वहां। चूंकि गांव से पहुंचने का कारण है और वही कारण आ गया, बहुत सारा रोजगार चला गया। अब वो जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाकर कमाना पड़ेगा, रोजी रोटी चलाना पड़ेगा, पेट पालन करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, बहुत लोग गांव से जाना शुरू कर दिए। जहां संस्था खुली वहां रहने के कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां रहने का कोई व्यवस्था ही नहीं था। अब जाने के लिए तो चले गए बिना सोचे समझे कि वहां रहेंगे क्या, नहीं खाएंगे क्या। सिर्फ अपने मजदूरी, रोटी दो के नारे आप सुने होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। आप रोटी कपड़ा मकान, जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों मिल जाए जीवन आराम से कट सकता है। हाँ, भले सूखा सूखा खाइए, लेकिन शौक से खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए समझिए, वहां रहने की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग वहां पे गांव से बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच गए। मजदूर कारखाने में के निकट रहने लगे। कहा है, मजदूर जो है कारखाने के निकट। जिस तरह से हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, 1 दिन का एग्जाम रहता है, 2 दिन का एग्जाम रहता है, कहीं उसी कॉलेज के आसपास हम लोग डेरा खोज के रहते हैं, या उसी कॉलेज पर बाहर रह जाते हैं हम लोग। तो कारखाने के निकट रहे कुछ दिनों तक, इसीलिए कारखानों के मालिकों ने, ईमानदार थे वो कारखानों के मालिक, उनके लिए तंग मतलब छोटा तंग आकर छोटा छोटा मकान बनवाया। किसके लिए? मजदूरों को रहने के लिए, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अब मकान तो बनवा दिया, अब वहां सोओगे कैसे, रहोगे कैसे, साफ सफाई का क्या ख्याल रखोगे, बाथरूम नहीं है कैसे रहोगे, कहाँ जाओगे, रात में झाड़ू साफ सफाई नहीं, गंदा नाला वहीं बह रहा है, फैक्ट्री से जो निकलने वाली कचरा है उसी जगह पे आपको रहना है। तो उन परिस्थितियों में आप कैसे रहोगे? वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई के व्यवस्था नहीं थी। अब बताइए, हवा भी आप शुद्ध रूप से लेना चाहिएगा तो फैक्ट्री से समझ सकते हैं आप कितना गंध निकलता है, तो वहां आप शुद्ध वायु भी नहीं मिल सकती आपको। तो उस स्थिति में वहां पानी, फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है, आपको वहां पानी भी पीने में सुविधा नहीं, मतलब जितना भी समझिए ना परेशानी है, ये मजदूरों को झेलना पड़ता है। और रोशनी का मतलब चैन से जोत में रहने के लिए, रोशनी प्रकाश में रहने के लिए सुविधा भी नहीं थी वहां पे। और साफ सफाई का तो पूछिए ही मत। आप सफाई कीजिएगा वो हिंसकार करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप कीजिएगा वो नहीं, वो करेंगे तो आप नहीं करिएगा, यही काम होता है। तो इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप सलम पद्धति की शुरुआत हुई थी। इस पद्धति के बदौलत जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और बहुत सारे लोग इसमें अपने आजीविका अर्जन को सुधार भी किया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ये 5 क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास इसी तरह सफलतापूर्वक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।